अररिया क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री एमसीक्यू के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं कि हिस्ट्री से संबंधित जो प्रश्न हैं वो विभिन्न एग्जामों में कैसे पूछे जाते हैं और किस लेवल के होते हैं। तो ये सीरीज हमारे घटना चक्र जो प्रश्नोत्तर की किताब है उससे चलेगी और डेली लगभग 40 to 50 एमसीक्यू हिस्ट्री के कराए जाएंगे। तो आप लोग इस सीरीज में मेरे साथ बने रहिए और हिस्ट्री से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें देखते चलिए और मेमोराइज करते चलिए। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक। रॉबर्ट ब्रूसफुट ये जो है कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें दोनों ऑप्शन है, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। अब जैसे बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछेगा तो बीपीएससी में एक और ऑप्शन होता है, एक उपयुक्त में से कोई नहीं और एक होता है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसमें ई ऑप्शन टिक हो जाएगा। लेकिन ये जो चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन है इसमें इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहता है। तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है लेकिन बीपीएससी के हिसाब से ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हम लोग याद रखेंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। पुरातत्वविद हमने जब एनसीईआरटी कक्षा 6 की क्लास पढ़ाया था, क्लास 6 में आपको चर्चा किया था पुरातत्वविद किसे कहते हैं। तो पुरातत्वविद पुरातत्व के अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। ये एनसीईआरटी कक्षा 6 चैप्टर 1 का टर्म है। भूगर्भ वैज्ञानिक होता है जो पृथ्वी के अंदर की बातों का पता लगाता है। चलो तो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है वो देख लेते हैं हम लोग। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का विकल्प दोनों है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग। तो ये भी एनसीईआरटी सीरीज में जो हमारा चल रहा था कक्षा 6 का, इसमें चैप्टर पाषाण के बारे में मैंने समझाया था, कांस्य के बारे में समझाया था और लौह युग के बारे में समझाया था। मतलब जितना एनसीईआरटी क्लास 6 में लिखा गया है। तो इसी से संबंधित कैसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय, संग्रहालय का मतलब म्यूजियम, इंग्लिश में इसका टर्म म्यूजियम होता है। अब म्यूजियम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि म्यूजियम क्या होता है, क्या चीज़ें रखी जाती है। इसमें प्राचीन वस्तुएं रखी जाती है जिसे लोग देखने वाले लोग आते हैं। और ये जो है पर्यटन को बढ़ावा भी देता है म्यूजियम। और ये जो हमारे इतिहास को संजोए रखने का भी काम करता है ताकि जो आने वाली पीढ़ी है हमारा कैसा इतिहास था उसके बारे में जान सके। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन है, ये कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग को त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। तो ये किया था थॉमसन ने। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया। तो याद रखेंगे कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग को त्रियुगीय विभाजन किया था किसने, तो थॉमसन ने। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ किसने किया था।
उत्खनित पाषाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। पशुपालन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पशुपालन, कृषि से संबंधित, तो ये तो पशुपालन से संबंधित है और इसमें काल पूछ रहा है कि आरंभ कौन से काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल। और ये इसमें जगह भी पूछ सकता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन है मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एक, दूसरा बागौर, भीलवाड़ा से मिले हैं। ये 65th भी पीएससी का एक क्वेश्चन भी था कि पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले थे। बीपीएससी का एक क्वेश्चन है, पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। तो याद रखना है दो जगह, एक आदमगढ़ और एक भीलवाड़ा। अब ये आदमगढ़ को याद रखना है कि आदमगढ़ कहाँ है, तो आदमगढ़ है आपके एमपी में। दूसरा है बागौर, बागौर है आपके राजस्थान में, बागौर है राजस्थान में। और ये कौन से काल में मिला था, तो मध्य पाषाण काल। तो इसको शॉर्ट में याद रखने का यही है कि आप लोग नोट्स बनाते समय ऐसे लिख दे, पशुपालन डैश अंतिम मध्यकाल, अंतिम मध्य पाषाण काल, पाषाण काल। फिर इसके बाद से एक और लाइन देकर डैश आदमगढ़ बागौर। फिर इसके नीचे कर दे एमपी, इसके नीचे लिख दे राजस्थान RSG। बस इतने से नोट्स तैयार हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पेज पे है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। अब इसको हम जूम कर लेते हैं, जूम कर लिया। अब इसको साइज में कर लेते हैं, पेपर साइज में। इसको और कम कर देते हैं। इसको जूम करते हैं, जूम कर 1 2। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले, कुछ दिया क्वेश्चन। पशुपालन के प्रमाण ये भी पूछा है यूपीपीएससी से स्पेशल प्री 2008 में। तभी हमने पढ़ा आदमगढ़, आदमगढ़ के साथ साथ कहाँ से मिला था, बागौर। कब मिला था, अंतिम कौन से काल में मिलता है, अंतिम मध्य पाषाण काल। 3 फैक्ट याद हो गया। किस स्थल से हड्डी के उपकरण, तो एक तरफ नोट करते जाएंगे। जैसे 1 नंबर में हमें पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं उस पर ध्यान रखना है। नंबर 2, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड ही होता है और आगे आप देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा है। हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो हड्डी के उपकरण महदहा और सराह नहराए दोनों से मिला है। अगर इस तरह के क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले में 2 ऑप्शन आते हैं तो ये डिस्प्यूटेड हो जाता है, डिस्प्यूटेड हो जाता है तो ज़्यादातर इसे डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन भी पीएससी के केस में ई ऑप्शन होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ई वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। मध्य पाषाण कालीन महदहा, महदहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, जो बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए कहाँ से, महदहा से। GR शर्मा महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सराय नहराए से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। तो इसमें दोनों ऑप्शन है और याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना हमें, हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कहाँ से प्राप्त हुए। दोनों ऑप्शन फिर दिया है, सराय नहराए और महदहा। यहाँ से अल्प मात्रा में मिला है और यहाँ से ज़्यादा मिला है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
ये मिला है आपके दमदमा से। अब इसके पढ़ लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या याद रखना है, मानव कंकाल की साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। मानव कंकाल का देखते हैं साक्ष्य कहाँ से मिलता है। अब ये रहा मानव कंकाल में मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहराय, महदहा और दमदमा का खनन हुआ। ये तीनों स्थल भी पूछ देगा तो आप याद रखिएगा कि ये कहाँ है, गंगा घाटी में सराय नहराय, महदहा और दमदमा, ये जो तीनों स्थल है ये कहाँ है, मध्य गंगा घाटी। मध्य गंगा घाटी के कहने का मतलब है कि गंगा नदी मध्य भाग से कहाँ कहाँ फैलती है, तो यूपी, बिहार, ये सारे। दमदमा में लगातार 5 वर्षों से किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र से 41 समाधान प्राप्त हुए, जिसमें से 5 समाधान क्या थे, युग्म समाधान थे। इसमें से 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिला था। यानी कि समाधान कहने का मतलब ये कब्र की बात कर रहा है। एक कब्र में एक मानव, लेकिन एक कब्र में एक मानव, और जो ये 5 कब्र मिले हैं उसमें से युग्म जो है समाधान, मतलब एक के साथ बहुत सारे, एक से ज़्यादा लोगों के समाधान मिले हैं। तो एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए मिले, और ये मिला है हमें दमदमा से। अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसका ये है, खदानों की कृषि प्रारंभ की गई। इसमें कोई भी टिक लगा देगा कि खदान और कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल से ये स्टार्ट होता है, कृषि। और नवपाषाण काल से ही जो है आदमी अपने बसावट वाले स्थिति में आ जाता है, मतलब एक जगह रहने लग जाता है, क्योंकि कृषि करने के लिए काफी दिन तक एक जगह रहने की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद से क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला। अब ये मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य ये नर्मदा घाटी से मिला है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, अब इसमें पढ़ लेते हैं यहाँ से। भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश और पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में स्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से मिला। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने किया है। इसलिए इसमें ये ऐसे नोट्स बना लेंगे, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य डैश नर्मदा घाटी, हथनौरा और संगावर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। अभी हम लोगों ने देख लिया नर्मदा नदी घाटी, ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए 66 बीपीएससी में आपके क्वेश्चन में पूछता है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, याद रखें नर्मदा नदी घाटी। अगर स्थल पूछे तो हथनौरा और संगावर। इसका खोज किसने किया था, तो अरुण सोनकिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। अब ये प्रयुक्त होने वाला अनाज था इसमें जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खदानों का उपभोग किया जाता था, मतलब 8 खदान खाता था, जिसमें जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई थे। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय में उगाया गया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम, अब इसमें से कुछ नहीं है ज़्यादा, बस यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज में देखोगे तो सबसे पहले क्या है, जौ आंसर आप कर दीजिएगा टिक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा नेक्स्ट पेज रहा, जूम कर लेते हैं, पेपर सेट कर लेते हैं यहाँ पे। 1 मिनट, एक जूम इन कर लेते हैं यहाँ पे, फिर पेपर सेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लोहरादेव। ये देखिए, ये नवीन और प्राचीन खोजों के आधार पर किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मेहरगढ़ भी टिक कर देते हैं, लेकिन जो अभी तक जो नवीनतम खोज हुआ है उसके आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम
साक्ष्य कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान था। तो आपको याद रखना है, इसमें से अगर क्वेश्चन में दोनों है मेहरगढ़ और लहुरा देव, तो आप लोग लहुरा देव पे टिक कीजिएगा क्योंकि नवीनतम खोज ये है। अगर लहुरा देव नहीं है मेहरगढ़ है तो आप मेहरगढ़ को टिक कीजिएगा। बस इसके संदर्भ में इतना ही है। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाले ये प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला मेहरगढ़ और ये प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला कुलडीहवा इलाहाबाद जिले के बेलन घाटी में है। माना उपयुक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लहुरा दे रहता है तो उपयुक्त विकल्प लहुरा दे ही होगा, परंतु लहुरा दे के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व के भांति होगा, यानी कि मेहरगढ़। और इसके साथ साथ हमें एक और फैक्ट भी मिल गया, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य। प्राचीनतम कृषि के साथ मिल गया प्राचीनतम चावल की कृषि का साक्ष्य कुलडीहवा से, ये हमें मिला है कुलडीहवा से। अब हम चलते हैं आगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए थे कृषि के साक्ष्य? देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया। अगर लहुरा दे नहीं रहे तो मेहरगढ़ को टिक करेंगे, आगे निकल जाएंगे। फिर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, लहुरा दे नहीं है, मेहरगढ़ को टिक करेंगे, आगे निकल जाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो बात इसमें देखिए, इसमें दिया है मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ आंसर हो जाएगा क्योंकि लहुरा दे नहीं है इसमें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, इसमें दोनों पूछा है, पशुपालन और कृषि, दोनों के साक्ष्य मिले हैं आपके मेहरगढ़ से। याद रखें, पशुपालन एवं कृषि, मेहरगढ़। जो बिहार में एग्जाम होते हैं, अगर इस हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज जो घटना चक्र की है उसे कंप्लीट कर लिया जाए तो इससे जो बीबीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या और भी कई एग्जामों के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इस सीरीज को आज से स्टार्ट किया गया है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन, तो अस्थायी जीवन का साक्ष्य सबसे पहले तो अस्थायी जीवन आ जाता है, तो यानी कि नवपाषाण काल में मिला है। नवपाषाण काल की बात कह रहा है क्योंकि नवपाषाण काल में कृषि की जो है उदय हो चुका था और कृषि करने के लिए लोगों को एक स्थान पर काफ़ी दिन रहना पड़ता था, तो ये लोग वहाँ पे अस्थायी रह के कृषि करते थे। इस तरह अस्थायी जीवन का इनका विकास हुआ। तो वही पूछ रहा है कि इसका साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से। तो अस्थायी जीवन भी मेहरगढ़। हालांकि ये चैप्टर बोरिंग लगता है लेकिन इसे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं, जो सारे क्वेश्चंस हैं वो फैक्ट बेस्ड हैं, इसलिए इसको इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ा जाना चाहिए। इसमें लिखा है कि दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जबकि प्रमाणिक विधि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, जबकि कीली गुल, बस इसको याद रखिए, अस्थायी जीवन मेहरगढ़। ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है, नहीं तो फिर सारा सब इधर का उधर हो जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किस स्थानों पर मध्यकाल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? देखो पशुपालन के ये बागौर और आदमगढ़ पशुपालन फिर पूछा, यानी कि पशुपालन, कृषि, हड्डी, अस्थायी जीवन, चालकोलिथिक एज। तो चालकोलिथिक एज
ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। अब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है ये देख लेते हैं हम लोग। कुछ नहीं है, बस उसका नाम ही है चालकोलिथिक एज। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारे नाम है। उसी तरह चालकोलिथिक एज, ये इंग्लिश वर्ड है एक्चुअली, चालकोलिथिक युग, हिंदी है इसका कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन, ये ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता, या इसको एक और कहते हैं कैल्कोलिथिक भी कहते हैं इसको, कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। हमारा नेक्स्ट पेज ये रहा। पेज को सेट कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़, पाकिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD शांकलिया ने किया था नवादा टोली का उत्खनन। नवादा टोली किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में राज्य है ये। फिर आगे क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कहाँ से की गई? वैसे ये डिस्कस किया जा चुका है, बृहद पाषाण। ये हम लोग जब NCERT पढ़ रहे थे कक्षा 6 की, उसी में चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में दिया हुआ है। तो ये क्या था? सन्यासी गुफाओं का रूप, बिल्कुल नहीं था मंदिर का रूप, बिल्कुल नहीं था मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। और ये इसके साथ हमने एक भी फैक्ट बताया था कि ये कहाँ से मिला है। ये दक्षिण भारत से ही नहीं मिला है, उत्तर पूर्व भारत से भी मिला है ये। इसलिए क्वेश्चन में केवल दे दे कि केवल दक्षिण भारत से बृहद पाषाण स्मारक, तो केवल अगर दक्षिण भारत दे तो ये गलत हो जाता है। इसके साथ साथ उत्तर पूर्व से भी मिला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राख का टीला, जो ये राख का टीला है निम्नलिखित में से किस से नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला संबंधित है हमारा यहाँ से, राख का टीला का संबंध है हमारा सघन कल्लू से। आइए फैक्ट है, आप लोग इसको याद रखिएगा बस। राख का टीला संबंधित है सघन कल्लू से। राख का टीला किससे संबंधित है? सघन कल्लू। राख का टीला सघन कल्लू। राख का टीला कहने का मतलब कि जहाँ से राख का टीला मिला होगा तो यहाँ पे लोग आग जलाना सीख गए होंगे। इससे एक बात की मतलब आग का जो साक्ष्य है वो मिलता है कि लोग उस समय में आग जलाना सीख गए थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ये शैल चित्र कैसे होते थे? भित्ति चित्र होते थे। भित्ति चित्र यानी कि दीवारों पे बने रहते थे। ज्यादातर इन चित्रों में शिकार करते दिखाया गया है। और ये भीमबेटका कहाँ है? MP रायसेन जिले। प्रागैतिहासिक शैल का चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें फिर से सेम क्वेश्चन, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। फिर से सेम क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। नहीं दिया है। MP पंचमढ़ी रायसेन जिला, शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र भीमबेटका। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना है कि एक ही टॉपिक से कितने तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। इसके साथ ये भी पेज कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा ये रहा।
इसमें से 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा? ये देखने वाले BS वाकंकर हैं। यानी कि आपको क्या है, भीमबेटका जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। इतने क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं तो ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग नेट से या गूगल से कहीं भी भीमबेटका के बारे में पढ़ लीजिए। वैसे तो कुछ जानकारी मिल गई कि भीमबेटका कहाँ है, MP में। MP कौन से ज़िला में है? रायसेन जिला में है। और ये कहाँ पे है? कहीं कहीं पंचमढ़ी भी दे देता है, क्योंकि पंचमढ़ी MP में है, इसके आसपास भी है। फिर इस पे किस लिए फेमस है? तो प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी कि पत्रों चित्र बनाए गए, ज़्यादा जहाँ तक ये शिकारियों के चित्र बनाए गए। और इसका खोज किसने किया था? BS वाकंकर ने इसका खोज किया था। और इसको यूनेस्को के भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत के सूची में सम्मिलित किया गया है। अब ये पूछेगा कि ये विश्व विरासत के सूची में है, यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल है या नहीं है? तो ये विश्व विरासत के सूची में जो है वो शामिल है। अब तीसरा, इसके बाद से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरिक मृतभांड पात्र कहाँ से मिले हैं? ये हस्तिनापुर से मिले हैं। एक्चुअली ये काफ़ी अंदर का फैक्ट हो जाता है, तो ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहता है, और ऐसे पढ़ाई करते समय ऐसे फैक्ट पे ध्यान भी नहीं जाता है। फिर भी हम लोग याद रखेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो अगली बार से जब भी स्टडी करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। तो गौरिक मृतभांड का पात्र का नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में। अब आगे एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। ये है एक्सप्लेनेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन में देखिए, ये है गंगा यमुना द्वीप की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गौरिक मृदभांड संस्कृति व सिपी कहा गया। BB लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गौरिक मृदभांड प्राप्त किया गया था और वहीं इसका नामांकन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखते थे? तो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ रखते थे। और ये इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ से याद रखेंगे। देखिए ये इम्पोर्टेंट, जौरवे संस्कृति का संबंध किससे है? तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया। और दूसरा क्वेश्चन मिल गया कि दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इमाम गांव, ये सारे जो स्थल है दक्षिण भारत के, उसमें शव को कैसे दफनाया जाता था? उत्तर से दक्षिण दिशा में। कब्र में मिट्टी की हड्डी और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी गई, इसके साक्ष्य मिला। एक क्वेश्चन है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिला हमें ब्रूज होम से। ये पॉइंट NCERT में दे रखा है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य ब्रूज होम। ब्रूज होम कहाँ है? कश्मीर में। ये स्थान याद रखना। और ये कौन सा स्थल है? ब्रूज होम जो है नौपाषाणिक स्थल है। और यहाँ की ये प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ की प्रमुख विशेषता है गर्तावास, गड्ढों वाले घर यहाँ की प्रमुख विशेषता है। ये भी हमने NCERT, आप मेरे NCERT सीरीज के वीडियो देखे, ये सारे जब मैं NCERT कराया हूँ उसमें इसका डिस्कशन किया गया है। ये चैप्टर 2 है, इसे चैप्टर 2 में जाके उसको देखें। गर्तावास क्या होता है, कैसे होते हैं, इमेज फिगर भी दिया है, इससे आपकी समझ बढ़ेगी और ये फैक्ट भी आ जाएगा। ब्रूज होम के बारे में भी दिया है, तभी ब्रूज होम के बारे में, गर्ता वाले फैक्ट्स के बारे में दिया है। शव के साथ जो है कुत्ता का कंकाल भी मिला, तो दोनों को एक साथ दफनाने का भी परंपरा का वो मिला है, साक्ष्य मिला है। फिर ब्रूज होम जो है नौपाषाणिक स्थल है, वो भी मिला है। देखो फिर से क्वेश्चन पूछ दिया है, मानव के साथ कुत्ते, बस ब्रूज होम। कहाँ है ब्रूज होम? कश्मीर। गर्तावास के साक्ष्य, ये तो सिंपली NCERT का क्वेश्चन है, तो आप ब्रूज होम पे टिक कीजिए। NCERT सीरीज वीडियो को जाके देखिए। हमारा क्लास है, हमारा YouTube चैनल है अररिया क्लासेस। ये अररिया डिस्ट्रिक्ट की एक बेहतरीन क्लासेस है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग क्लासेस है कंपटीशन के फील्ड में। और इस YouTube के चैनल के माध्यम से सारे टॉपिक को आपको धीरे धीरे कंप्लीट कराया जाएगा। ऑफलाइन बैचेस के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप में इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? अब ये विंध्य क्षेत्र की बात कर रहा है। लेखिया। वैसे इस तरह के जो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो ये 2016 में करंट में रहा होगा, ये क्वेश्चन न्यूज़ में रहा होगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। नहीं तो जनरली इस टॉपिक से वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं और जो है एनसीईआरटी में कवर किए गए हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 6 में जो पाषाण काल से संबंधित जो सभी फैक्ट्स है वो हम कवर किया है विद डिटेल्स। अभी वहाँ से क्वेश्चन भी यहाँ देखने को काफ़ी मिल रहा है। तो जैसे ही हमारी एनसीईआरटी सीरीज हिस्ट्री की ख़त्म होगी वैसे हमारी हिस्ट्री पे बहुत ही अच्छी मजबूत पकड़ बन जाएगी। इसलिए मैं सभी व्यूअर से ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि एक बार हमारे लोगों की जो यूट्यूब चैनल है अररिया क्लासेस, उस पर जाए और उसे देखें और अपना फीडबैक दें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये देखो कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों में नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी का प्रयोजन हुआ। नूतन मतलब होता है नया, नवीन। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा इसका नेक्स्ट पेज। अभी इसके कथन और अभिकथन वाले समझ को समझिए, कथन और कारण वाले समझ को। जैसे कि उसमें ये चर्चा किया था उसमें ये क्वेश्चन चर्चा किया था कि जो सराय नहराय है वो नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने नर्मदा घाटी की ओर प्रवास किया। तो ये फैक्ट है, आप इसको याद रखिए। तो पहला तो सही है कि खुदाई के बाद नूतन भूतल काल के अवशेष मिले और जो ये अवशेष मिले हैं उसे जलवायु परिवर्तन की घटना भी मिलती है। और जलवायु परिवर्तन में क्या होता है कि जो विंध्य काल है वहाँ पे सूखा पड़ गया। तो जब विंध्य काल में सूखा पड़ गया तो लोग गंगा घाटी की तरफ में मुख कर गए। विंध्य काल में सूखा पड़ गया तो लोग कहाँ से की तरफ चले गए? गंगा घाटी की ओर प्रव्रजन किया, मतलब अपना माइग्रेशन किया, गंगा की तरफ प्रवास करने लग गए। तो ये देखो सूखा और ये पानी वाले इलाके, ये सभी क्या है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और ये सराय नहराय के खुदाई से ही प्राप्त होता है नूतन भूतल काल के अवशेष। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन याद करने वाला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसके संलग्न से संबंधित है? तो हमारा भारत सरकार के पास एक विभाग है संस्कृति मंत्रालय या संस्कृति विभाग। वहीं पे जितने भी पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित वस्तुएं होती वो रखे जाते हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। तो हमें और भी अगर डिटेल्स चाहिए तो भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया पे जाएंगे तो वहाँ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के गूगल साइट पे जाएंगे तो वहाँ से और भी बहुत सारे जानकारी मिल जाएगी पुरातत्व की। पुरातत्व मतलब कि क्या है कि प्राचीन काल के अवशेष होते हैं। तो जिसको इंटरेस्टेड है वहाँ पे गूगल पे जाके आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में देख लेगा, वहाँ पे भी इमेज देखेगा तो और भी बहुत सारे तथ्य उसके तैयार हो जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक के बारे में पूछ रहे थे। इसके जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर जो कनिंघम है वो एक ब्रिटिश सेना अधिकारी थे। ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, इसको याद रख लेना है बस। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आज के सीरीज का बस लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में है। तो ये जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल,
अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय। तो इसी के साथ ये जो हमारा हिस्ट्री जो पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है घटना चक्र के, उसका ये पहला वीडियो था। और इसके साथ साथ इसमें घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन को भी इंक्लूड किया गया है और इसे समझाने की भी बहुत ही बेहतरीन कोशिश की गई है। इसलिए आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का जो चैनल है यूट्यूब पे अररिया क्लासेस, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।